पहले अपना नाम बताएं। सर मैं राजेश वर्मा ओमकारेश्वर में टूर गाइड का काम कर रहा हूँ, जो विगत 14 सालों से करते आ रहा हूँ। 14 सालों से आप गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप गाइड के इस पेशे में आए? सर ओमकारेश्वर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 नंबर के ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के जो है ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। वहाँ पे 2 मंदिर है और वहाँ पर अभी आने वाले कोविड के बाद जो है क्राउड इतना बड़ा है, आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बड़ी है कि वहाँ मतलब गाइडों का होना अति आवश्यक है। आप ज़ाहिर है कि गाइड हैं, तो आपको जितनी जानकारी है उतनी शायद और दूसरे लोगों को नहीं होती है। तो आप गाइड के रूप में जो पर्यटक आते हैं उन्हें कौन-कौन से मुख्य बिंदुओं से परिचित कराते हैं ताकि वो अपने साथ कुछ ज्ञान भी अर्जन करके जाएँ? सर ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के अलावा माँ नर्मदा जी जो है, नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ओमकारेश्वर के अंदर ओम परिक्रमा का महत्व है। हाल ही में सोलर मेगा पावर वाला जो सिस्टम जो है एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पर निर्मित हो रहा है। पास में ही डैम बना हुआ है जो 520 मेगावाट बिजली जनरेट करता है एनएडीसी हाइड्रो पावर के इसमें। कितना सुखद अनुभूति होती है जब आप एक गाइड के रूप में काम करते हैं? सर बहुत ही सुखद अनुभूति होती है हमें उस समय जब हमारी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो एकदम राइट है। वो जो मतलब गूगल से या किताबों से मैच करता है, उस समय हमें बड़ी एक खुशी मिलती है कि जो सड़क पर जो घूमने वाले जो हैं बहरूपिया प्रकार के लोग जो होते हैं, भ्रमित करके लोगों को भ्रांतियाँ फैलाते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, अधिक पैसा वसूल लेते हैं, उन लोगों से मतलब एक राहत मिलेगी। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार है सर। कहाँ से हैं? सर मैं अमरकंटक बेस रहने वाला तो खजुराहो से हूँ, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन अमरकंटक है। अमरकंटक अपने आप में एक धार्मिक नगरी भी है और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितने सालों से आप गाइड के रूप में काम कर रहे हैं और क्या अनुभव किया है आपने? मैं सर लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ अमरकंटक में। और वहाँ का जो टूरिस्ट के लिए है धार्मिक स्थल तो है ही है वैसे, और मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो ऐतिहासिक आर्कोलॉजिकल का है, तो वो भी देखने योग्य है और टूरिस्टों को भी पसंद आती है सर। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब हम गाइड बनते हैं तो हमें बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है उस स्थल का। तो आपने किस प्रकार से स्टडी की और किस प्रकार से आप खुद को अपडेट भी कर रहे हैं ताकि जो पर्यटक आते हैं उन्हें आप सही और सटीक जानकारी दे सकें? वो तो सर ग्रेजुएशन होने के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्वालिफाई करके फिर आईआईटीडीएम के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर कि किस रूप से गाइड को कार्य करना है और टूरिस्ट के साथ कैसा व्यवहार करना है। जी। तो अब जब आप लोगों को गाइड करते हैं तो पर्यटकों का क्या रिस्पॉन्स होता है? पर्यटकों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है सर इसमें सभी का, इस तरफ से खुश हो जाते हैं पर्यटक। जी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा। मेरा होम टाउन खजुराहो और गाइड लोकेशन मेरी धोबेला है। अच्छा, धोबेला के बारे में कुछ बताएं कि ये कौन सा जगह है? जी, धोबेला सर खजुराहो छतरपुर झांसी राजमार्ग में पड़ता है, बीच में करीब लगभग 70 किलोमीटर होगा। और महाराजा छत्रसाल की राजधानी हुआ करती थी पहले। इसके बाद फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में उसका संग्रहालय का उद्घाटन किया था। क्या लगता है कि खजुराहो जितना लोकप्रिय है, धोबेला उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? सर आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है सर, गाइड और टूर स्क्वाड उस जगह को स्केप कर देते हैं, मतलब कि शॉट लेके और उसको विजिट नहीं कराते हैं। और मैं इस चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ, मैं 2005 से और कंटिन्यू 2025 तक उस स्थल पे हूँ। आप समझ सकते हैं खजुराहो से धोबेला 75 किलोमीटर है। आप समझिए मैं वहाँ से रन करके बाइक से या बस से आऊँगा डेली, और मुझे एक एफआईटी मिली है, एक ग्रुप, और वो भी आप समझ सकते हो पूरा वो फीस भी नहीं देते। तो धोबेला की विशेषता क्या है? सर धोबेला अपने आप में म्यूजियम के लिए बहुत खास है। वहाँ पे आज भी आप देखिए उस टाइम की वेशभूषा, उस टाइम के वेपन्स, सारी चीज़ें वहाँ पे जो अब मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता, पर वहाँ पे आप म्यूजियम जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करा सकता हूँ, बता सकता हूँ। कैसी अनुभूति लोगों ने करी जब आप पहुंचे वहाँ? धोबेला अपने आप में एक बहुत खूबी रखता है। मेरा मानना है ग्रुप या एफआईटी जो भी जाते हैं तो वो एकदम एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उस टाइम के बर्तन, मिट्टी के बर्तन आज भी वहाँ पे सेफ रखे हुए हैं म्यूजियम में। जो कि आज आप देख सकते हैं पत्थर के जो बर्तन होते थे, और वो ईंट है लगभग 1.5 फीट की लंबाई और आधे फीट की चौड़ाई है उस ईंट की, जो वहाँ पे रखी हुई है। अब उस टाइम से आप लगा लीजिए
तो गेस्ट को अपन जो एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बोलता है कि यार ये जगह तो देखने लायक है, पर मुझे तो पहली बार, मैं दूसरी बार आया इंडिया और पहली बार मुझे किसी ने बताया और सजेस्ट किया तो मैं इधर आ गया आपको। तो इस स्थल को आप प्रसिद्ध करने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं एक गाइड की हैसियत से? देखिए सर, मैं तो अपना जो पूरा कोशिश करता हूँ कि उस स्थान के लिए जितना भी प्रमोट जो भी हो सकता है मैं करता हूँ, और वहाँ के जो पुराने लोग मॉन्यूमेंट पे हैं, मतलब यानी कि जो स्मारक पे हैं, उनसे भी जो जानकारी मैं कलेक्ट करता हूँ वो गेस्टों को मतलब फिर उनको भी बता देता हूँ कि ये, और जो पुरानी, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है, जो पुरानी जानकारियाँ हैं, लोगों से मिलती हैं वहाँ पे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका शुभ नाम? मैं सर शशि भूषण सिंह हूँ। कहाँ से हैं? मैं ओरछा मेरा कार्य क्षेत्र है। क्या बात है, ओरछा राम राजा की नगरी है और ओरछा में लोगों को गाइड करना अपने आप में श्री राम जी का एक वरदान भी कह सकते हैं उसको। कितने साल हो गए आपको? मैं लगभग 18 साल से अपनी सेवा ओरछा में दे रहा हूँ। 18 साल से आपने ओरछा में अपनी सेवाएं देने का काम शुरू किया है। किस तरीके से गाइड के रूप में आपने ओरछा को महसूस किया? सर देखिए, जब हम लोग गाइड की बात करते हैं ना, तो एक दिमाग में छवि आती है गाइड मतलब जो हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखाएगा, लेकिन ओरछा में सब कुछ है। एज ए नेचुरलिस्ट वहाँ काम करना पड़ता है क्योंकि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। टाइगर तो नहीं है लेकिन कुछ जानवर मिल जाते हैं। जब हम अयोध्या, जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरी अयोध्या है, इकलौता दुनिया का मंदिर जहाँ राम को राजा के रूप में पूजते हैं, तो जब उस मंदिर में लेके हम जाते हैं ना और उसकी कहानी बताते हैं, तो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उस तरह की भी गेस्ट हमें मिलते हैं। साथ में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो घुमाते ही हैं। कोई भी पर्यटक ओरछा पहुंचता है तो उसको आप ओरछा को किस प्रकार से सबसे पहले परिभाषित करते हैं? ओरछा की यदि मैं, हमारी जो पुरानी कई उसकी कहानियां हैं उसके पीछे, जो पूरी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे नॉर्मली जो है प्रचलित है कि जिसका ना कोई और है ना छोर है, वो ओरछा। लेकिन अभी रिसेंटली मुरारी बापूजी ने एक नई परिभाषा दी, और चूंकि एज ए गाइड हम काम करते हैं तो मैंने उस परिभाषा को पकड़ा। अयोध्या ने राम को वनवास दिया और ओरछा ने राम को राजा बना दिया, तो अयोध्या से और अच्छा ओरछा। तो आपको क्या प्रत्युत्तर मिलता है जब पर्यटक आपकी बातों को सुनते हैं गंभीरता से? उनको कैसा अनुभव होता है? देखिए, हर तरह के पर्यटक आते हैं, उनका साइकोलॉजिकल सेटअप कुछ अलग रहता है। एज वाइज अलग पर्यटक आते हैं। कुछ आते हैं धार्मिक दृष्टि से घूमने के हिसाब से, कुछ मौज मस्ती के हिसाब से आते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पर्यटक के हिसाब से अपनी सेवाएं देते हैं। हमें कितना जरूरी मानते हैं गाइड का होना किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए, या फिर कहीं भी वो जा रहे हैं तो उसमें गाइड की महती भूमिका क्या है और लोग किस प्रकार से एक्सेप्ट करें कि गाइड हमारे लिए बहुत जरूरी है? सर देखिए, बिना गाइड के तो आप ये समझिए किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट्स है, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक इमारत खड़ी हुई है, क्योंकि उसमें जान गाइड ही डालता है। जैसा छोटा सा उदाहरण मैं आपको झांसी का देता हूँ। आप झांसी अभी जाओगे, पूरा फोर्टिफिकेशन वॉल बना हुआ है। जो मेन 5 फ्लोर बिल्डिंग है रानी लक्ष्मीबाई की, उसमें भी जो मेन 2 फ्लोर है वो बंद करके रखे हुए। पर्यटक जाते हैं, कुछ देखने को मिलता नहीं है उसको, लेकिन जो वहाँ रानी लक्ष्मीबाई की कहानी चलती है ना फोर्टिफिकेशन वॉल पे, उसमें ये पर्यटक को लगता है कि नहीं, रानी लक्ष्मीबाई हमारे साथ चल रही है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ। तो गाइड का काम यही होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद करते हैं कि गाइड की अहमियत को हमारे श्रोता इन बातों को सुनकर समझेंगे और ज़रूर जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर एक गाइड को साथ ज़रूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।